हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक फेडरलिज्म। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यू नो दिस इज आवर प्रतिबद्ध सीरीज, जहां पर हम हर रोज आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जो भी आपके मेंस से रिलेटेड है। सो फेडरलिज्म अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एज यू नो पहले हम थ्योरी रीड करते हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। सो उसी तरह पे आज भी हम यहाँ पर फेडरलिज्म की थ्योरी जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स में रहा है उसको भी हम देखेंगे एंड इवेंचुअली यहाँ पर आपसे पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला टॉपिक देख सकते हैं आर्टिकल 3 एंड द इंडियन फेडरलिज्म। ना जब हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो आर्टिकल 3 आपको देखने को मिलता है विच इज जहां पर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी ऑल्टरेशन अगर करनी है, चाहे बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है चाहे नाम को ऑल्टर करना है, यहाँ पर की रोल एक्चुअली में कौन प्ले करता है? इट इज द पार्लियामेंट। ज्यादा पावर्स उन्हीं के पास एग्जिस्ट करती हैं। स्टेट्स जैसा मर्जी कहें, लेकिन यहाँ पर मान्यता किसकी रखी जाएगी? पार्लियामेंट की रखी जाएगी। तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स को कुछ भी कर सकती हैं, फॉर्म कर सकती हैं नई स्टेट्स, या इंक्रीज कर सकती हैं एरिया, डिक्रीज कर सकती हैं एरिया, ऑल्टर कर सकती हैं बाउंड्रीज, या फिर ऑल्टर कर सकती हैं नेम्स। राइट। सो बेसिकली ये क्या बन जाता है? एक यूनिटरी फीचर बन जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज एन यूनिटरी फीचर। ठीक है ना। फेडरलिज्म इन इंडिया की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसको डिस्क्राइब किया गया है अल्फ्रेड स्टेफन के द्वारा। इट इज एन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने स्टार्टिंग पोर्शन में भी पढ़ा होगा। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। तो स्टेट्स को फॉर्म करना, नई स्टेट्स बनाना, एग्जिस्टिंग स्टेट से इंक्रीज करना, डिक्रीज करना एरिया, ये सारा ही आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 3 के तहत ये हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है? कोई भी स्टेट सिसीड नहीं कर सकती, मतलब यूनियन से बाहर नहीं जा सकती। तो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है ना। आर्टिकल 3 की अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नई स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स से। ये फैसिलिटेट कर सकते हैं फेडरेशन की एवोल्यूशन टू एड्रेस सब नेशनल एस्पिरेशंस। तो बेसिकली जो सब नेशनल एस्पिरेशंस आपको देखने को मिलती हैं, या स्टेटहुड, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी यूटीज हैं जो बेसिकली क्या डिमांड करती हैं? स्टेटहुड डिमांड करती हैं। जैसे रिसेंटली आपको दिल्ली भी डिमांड करती हुई दिखी कि उनको क्या दे दिया जाए? स्टेटहुड दे दिया जाए। तो बेसिकली जो आर्टिकल 3 है उसकी जो एस्पिरेशंस है, जो सब नेशनल एस्पिरेशंस है, उनको फुलफिल करने के लिए आर्टिकल 3 को यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है। सेंट्रल इन मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी, या नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू आर्टिकल 3 एक यूनिटरी फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है ना। हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करते हैं तो इनिशियल क्लासिफिकेशन आपको 1950 में देखने को मिली, जहां पर आपको 4 पार्ट्स में पूरा इंडिया डिवाइड होता हुआ दिखा, ABCD। लेकिन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में आपको देखने को मिलता है, लैंग्वेज के बेसिस पे यहां पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। करंट स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं 28 स्टेट्स 9 यूनिट टेरिटरीज आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर एवोल्यूशन जो है वो सब नेशनल डिमांड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल करता हुआ देखने को मिलता है ना। आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इन फेवर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स? अगर छोटी स्टेट्स बन जाती हैं, व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स फॉर? नाउ फुलफिल्स पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, जो लोकलाइज्ड गवर्नेंस है या एस्पिरेशंस है, उसको फुलफिल करने के लिए एक स्मॉलर स्टेट जरूरी हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे अगर छोटी स्टेट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं, इट इज इन यूटी। जो भी पॉलिसीज को लॉन्च करना होता है, हमेशा मॉडल जो सिटी है या टाउन है वो कौन बन जाता है? चंडीगढ़, क्योंकि छोटा स्टेट है ना। तो छोटा सा आपको यूटी देखने को मिलता है। ऐसे अगर स्टेट्स भी स्मॉलर होंगी तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। रेजोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। अब जो आइडेंटिटी क्राइसिस फील होता है, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे, चाहे कल्चर के बेसिस पे, चाहे एथनिक के बेसिस पे, तो वो जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल कर सकते हैं हम स्मॉलर स्टेट्स बना के। रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनल कॉलोनाइजेशन ना। इंटरनल कॉलोनाइजेशन, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है तो वो भी यहाँ पर ऑटोनॉमी फील कर सकती हैं अगर स्मॉलर स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स की अगर बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को इजीली, आसानी से मेंटेन किया जा सकता है अगर स्मॉलर स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी। तो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी देख लेते हैं। सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन साइज एंड गवर्नेंस। जैसे अगर हम लार्ज स्टेट्स की बात करते हैं, तमिलनाडु, इट शोज गुड गवर्नेंस। तो ऐसा साइज और गवर्नेंस का कोई आप एक तरह से फुल प्रूफ आप कह सकते हैं, फुल प्रूफ नहीं है कि अगर स्मॉल साइज होगा तो ही गुड गवर्नेंस हो सकती है। बड़ी स्टेट्स में भी गुड गवर्नेंस हो सकती है। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन साइज एंड डेवलपमेंट।
ना साइज एंड डेवलपमेंट पे भी एज सच आपको कोई देखने को नहीं मिलता, जैसे लार्ज स्टेट्स लाइक पंजाब शो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि स्मॉलर स्टेट्स में ही है, लार्जर स्टेट्स भी डेवलपमेंट शो करती हैं। इंक्रीज एक्सपेंडिचर, अब ऑब्वियसली बात, अगर आप 16 छोटी छोटी स्टेट्स बनाते रहेंगे उतनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, उतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ पर एक तरह से इंक्रीज एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा अगर आप स्मॉलर स्टेट्स में बंटवारा कर देंगे। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्स है वो उसको एलोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जिसकी वजह से क्या है, आपको बहुत ज्यादा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। तो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्मॉलर स्टेट्स। नाउ चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या एग्जिस्ट करते हैं वो देख लेते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, अब डिफेक्शंस या अपहीवल्स की वजह से गवर्नेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना पाओगे आप। इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, सेंटर पे रहेगी कि भाई वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे तो हम चलेंगे। तो इसीलिए जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो इतनी ज्यादा वायबल नहीं आपको देखने को मिलती है। इम्पैक्ट ऑन मदर स्टेट, जहां से वो स्टेट निकली है, जो छोटी स्टेट जो अपनी मदर स्टेट से निकली है, वहां पर रिसोर्सेज का लॉस होगा, रेवेन्यू का लॉस होगा, जो कल्चरल टाइज थी उसमें भी आपको एक स्ट्रेन देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे डिमांड्स आपको गोरखालैंड की देखने को मिलती है, तो ये इंटरनेशनल रेपरकशंस भी हो सकते हैं। चाइना यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है, और जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी है इंडिया की, वो भी भंग कर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स भी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सबसे पहले लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करो। देखो, जब हम चाहते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट हो तो ऑब्वियसली बात है आपको किस पे फोकस करना चाहिए, जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नेंस को इंप्रूव करो जिससे कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो। एंड जब इकोनॉमिक बेनिफिट हो तो आप देख सकते हैं, चाहे फिर वो स्मॉलर स्टेट्स हो चाहे फिर वो लार्जर स्टेट्स हो, इट डज नॉट मैटर। दूसरा, एम्फोसिस होना चाहिए ई गवर्नेंस पे। टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, जिससे कि जो डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती है मार्जिनलाइज सेक्शंस में, वो मार्जिनलाइज ना फील करें, एंड इवेंचुअली आपको डिमांड्स छोटी स्टेट्स की देखने को मिले ही ना। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड्स, अब जो डिमांड्स करी गई हैं उसकी पहले इवैल्यूएशन करी जाए कि भाई ये जो डिमांड है ये जायज भी है या नहीं, या इसको हम किसी और तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज द वे फॉरवर्ड। क्लैरिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर वाटर डिस्प्यूट्स। ना वाटर डिस्प्यूट्स की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर याद रखना है, ये आप स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ते हैं, विच इज आर्टिकल 262। हाँ जी, ऑलराइट, हाँ 262। सो पार्लियामेंट डिसाइड्स फोरम फॉर रिजॉल्विंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल 262 का यूटिलाइज किया जाता है, और यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, सो आर्टिकल 131 की अगर बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली फेडरल डिस्प्यूट्स की जुरिस्डिक्शन रखता है यहाँ पर, लेकिन जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है उसको एक्सक्लूड किया गया है। शेड्यूल 7 की अगर बात करते हैं तो यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है रेगुलेट करने की इंटरस्टेट रिवर्स, एंड स्टेट्स की पावर क्या है, यूज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। सो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई हमें नेशनल इंटरेस्ट को लोकल वाटर यूजेज से क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो जो भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं वहां पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअली में इसको रेगुलेट करती है, इट इज दी पार्लियामेंट। ठीक है, जिसके तहत ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं। अब लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो पार्लियामेंट ने मेजरली 2 एक्ट्स बनाए हैं। पहला एक्ट है रिवर बोर्ड्स एक्ट, और दूसरा एक्ट आपको देखने को मिलता है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। अब दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम रिवर बोर्ड्स एक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली जो भी इंटरस्टेट रिवर्स है, इंटरस्टेट रिवर्स जो देखने को मिलती है उसकी रेगुलेशन कौन करता है, इट इज द रिवर बोर्ड्स एक्ट। इसका फोकस ही किस पे है, पब्लिक इंटरेस्ट की पे फोकस है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट की अगर बात करते हैं तो भाई कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए इंटरस्टेट रिवर के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसकी एडजुडिकेशन कौन करेगा, इट इज दीज ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, सो इसके तहत आपको देखने को मिलता है फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स। सो बेसिकली डिफाइन करता है वाटर डिस्प्यूट्स को, और ट्रिब्यूनल मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो एक्सक्लूडेड है, और जो ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स होंगी वो होंगी फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, याद रखना है, व्हाटएवर द ट्रिब्यूनल डिसाइड्स इट वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग। क्लैरिटी है ना। ट्रिब्यूनल मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट करती है यूनियन को कि यहाँ पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है और आप यहाँ पर क्या बनाइए, एक ट्रिब्यूनल बनाइए। तो यूनियन जो है वो डिसाइड करती है इफ डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड थ्रू नेगोशिएशन। सबसे पहले तो नेगोशिएशन की कोशिश करती है, लेकिन नेगोशिएशन अगर नहीं हो पाती है तो यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। जो ट्रिब्यूनल है इट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल बन जाना चाहिए। जो ट्रिब्यूनल का अवार्ड होगा मतलब जजमेंट होगी, यहाँ पर जो भी डिसीजंस हैं
वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किए जाएंगे, और जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब मान लीजिए दो स्टेट्स के बीच में रिवर डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो पार्टीज यहाँ पर जो जजमेंट दी जाएगी वो उनके ऊपर फाइनल और बाइंडिंग होगी, ठीक है। सो फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज। नाउ चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले अनडिफाइंड प्रिंसिपल्स है। तो आप देख सकते हैं जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है वो एज स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ले डाउन नहीं की गए हैं कि ट्रिब्यूनल्स को कैसे फंक्शन करना है, किस तरह से फंक्शन करना है। दूसरा चैलेंज, डिलेज आपको देखने को मिलते हैं। तो अब प्रोलॉन्ग ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस और जो जजमेंट्स हैं वो बहुत टाइम लगा देती हैं, जजमेंट्स देने में नहीं आते ट्रिब्यूनल, जिसकी वजह से आपको डिलेज देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल रिलक्टेंस है, अब जो स्टेट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी ही नहीं है पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से, क्योंकि उनका वोट बैंक जाता है, इसीलिए वो रिजॉल्व ही नहीं करना चाहती हैं, इसकी वजह से भी आपको डिलेज देखने को मिलते हैं। और ट्रिब्यूनल एफिकेसी की अगर बात करते हैं तो लिमिटेड अथॉरिटी है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं दीज आर क्वाजी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस। सो दैट इज व्हाई जब हम पावर्स की बात करते हैं या अथॉरिटी की बात करते हैं तो ज्यादा अथॉरिटी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया जाता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से, राइट। नाउ सुप्रीम कोर्ट एंड वाटर डिस्प्यूट्स की बात कर लेते हैं। तो जुरिसडिक्शनल इशू की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया हुआ है कि जैसे ही कोई भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर दोनों स्टेट्स जो पार्टीज हैं वो यूनियन को कह सकती हैं कि भाई ट्रिब्यूनल बना दो। जैसे ही ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट फिर भी चली जाती हैं अंडर स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 136 आपको देखने को मिलता है जिसको स्पेशल लीव पिटिशन कहा जाता है। तो स्पेशल लीव पिटिशन के तहत पार्टीज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, ठीक है। अपील्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बैकग्राउंड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल बैकग्राउंड्स पे यहाँ पर जो अपील्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती हैं। अब पोस्ट अवार्ड लिटिगेशन, अब एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस हैं। मान लो यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दे दिया, मतलब जजमेंट दे दी। अब जजमेंट में ये कहा गया है कि 60% वाटर इस स्टेट ए को दिया जाएगा, 40% वाटर स्टेट बी को दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, यहाँ पर जजमेंट बाइंडिंग तो कर दी है लेकिन वहां पर इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे राइट टू वाटर, ना राइट टू वाटर को क्या दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 21, तो फंडामेंटल राइट क्लेम है, इसकी वजह से भी आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ट्रिब्यूनल एक्सक्लूसिविटी का, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट आर रिलेटिंग विद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ना कंटेम्प्रेरी इश्यूज की अगर बात करते हैं तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। अब इंडिविजुअल पिटिशंस लाई डाउन करती हैं अंडर राइट टू लाइफ, मैंने जैसे कि आपको बताया है राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या राइट टू वाटर अंडर आर्टिकल 21 आ जाता है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स क्लेम किए जाते हैं। सो बैलेंसिंग एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल नीड्स इज द नीड ऑफ द आवर। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं, अब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज लैंग्वेज के बेसिस पे तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, क्योंकि जो वाटर्स है वो तो किसी बॉर्डर्स को नहीं मानती है ना, तो ऑब्वियस ही बात है आपको यहाँ पर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स और भी ज्यादा राइज होते हुए दिखे। एंड इवेंचुअली रिकमेंडेशंस आप देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रिब्यूनल प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जाए, टाइमली प्रोसेस हो, ठीक है। तो टाइमली रेजोल्यूशन इज द की एरिया, इनकरेज करो नेगोशिएशंस, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं यहाँ पर इन्वॉल्व हैं डिस्प्यूट में, उसमें नेगोशिएशन सबसे पहले करवाई जाए, तब हम वे फॉरवर्ड यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, दैट इज द इशू। नेक्स्ट हम टॉपिक में मूव करते हैं विच इज दिल्ली स्टेटहुड। ना देख सकते हैं आप, बार बार आपको ये देखने को मिलता है दिल्ली हमेशा क्या डिमांड करता है, स्टेटहुड डिमांड करता है, जबकि है क्या ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सो बेसिकली यहाँ पर एनसीटी आपको देखने को मिलता है, यूटी है ये, लेकिन बार बार डिमांड आपको उठती हुई दिखती है कि ये क्या डिमांड करते हैं, स्टेटहुड डिमांड करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्री 1992 यूनियन टेरिटरी विद लिमिटेड ऑटोनॉमी, एज सच इनके पास ऑटोनॉमी नहीं थी। 1990s में आपको जो पार्शियल स्टेटहुड विद चीफ मिनिस्टर एंड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलता है, आज भी वही है। आपको यहाँ पर दिल्ली में सीएम देखने को मिलते हैं, उनके साथ यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ना चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं, फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस है, जिसकी वजह से हमेशा ही आपको फ्रिक्शनल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जो सीएम है वो हमेशा यहाँ पर क्लेम करते हैं कि यूनियन सरकार जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही है, तो गवर्नेंस इश्यूज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑन दिल्ली गवर्नेंस, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलता है ना। दिल्ली के पास पावर सारी हैं एक्सेप्ट कौन कौन सी, ये आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं, विच इज लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। ना जो एलजी है इट इज बाउंड बाय द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस दी थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा काम किसके तहत करेंगे, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक्सेप्ट इन डिफरेंसेस रेफर टू द प्रेसिडेंट। जब कोई चीज रेफर कर दी जाती है प्रेसिडेंट को, तो जो यहाँ पर मान्यता किसकी होगी, प्रेसिडेंट की मान्यता होगी, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस नहीं चलेगी। एम्फेसिस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस में। और 2023 के वर्डिक्ट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, अगर हम एनसीडीडी की बात करते हैं, इट हैज लेजिस्लेटिव पावर ओवर सर्विसेज अंडर एंट्री 41 लिस्ट 2। दिल्ली हैज अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल, ठीक है, एक यूनिक है, स्वी जनरस है, यूनिक गवर्नेंस मॉडल आपको देखने को मिलता है, और इसका स्पेशल स्टेटस है अंडर आर्टिकल 239 AA, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एलजी को ज्यादा पावर्स दी गई थी। सो ऐसे ही आपको जीएनसीडीडी बिल जो आपको देखने को मिलता है, जो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, ऑर्डिनेंस आपको देखने को मिला 2023 में। सो लेजिस्लेटिव पावर्स दे वर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्विसेज एंड क्रिएशन ऑफ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यहाँ पर देखने को मिली, जहां पर मेंबर्स सीएम रहेंगे, चेयरपर्सन, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट, एंड द डिसीजंस विल बी बाय मेजॉरिटी। जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई थी, किसको, एलजी को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल पावर्स आपको देखने को मिलती हैं, एक्सपेंडेड द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ एलजी, क्योंकि हमेशा ही न्यूज में आपको क्या देखने को मिलता है, इट इज एलजी वर्सेस सीएम। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस से एलजी की जो ऑटोनॉमस पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उसको एनहांस करने की बात की गई, राइट। नाउ आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट देख लेते हैं। अगर हम दिल्ली को एक फुल स्टेटहुड दे देते हैं तो क्या एडवांटेज रहेंगे और क्या डिसएडवांटेज रहेंगे। देखो, व्हाई स्टेटहुड शुड बी ग्रांटेड, क्यों स्टेटहुड दे देना चाहिए। पहला, लार्ज पॉपुलेशन है और रिस्ट्रिक्टेड रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ अदर यूटीज गेनिंग स्टेटहुड, बहुत सारी यूटीज ने स्टेटहुड गेन किया है। नीड फॉर सेल्फ गवर्नेंस की जरूरत है। और तीसरा आपको देखने को मिलता है, पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रोजेक्शंस को देखते हुए इनको स्टेटहुड प्रोवाइड कर देना चाहिए। अब क्यों स्टेटहुड नहीं देना चाहिए, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करते हैं, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, पूरी कंट्री की कैपिटल है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट आप फुलफिल करने के लिए, जो नेशनल इंटरेस्ट है और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है दिल्ली की, ये जो पावर्स हैं ये किसके पास रहनी चाहिए, सेंटर के पास ही रहना चाहिए। वाइटल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जितनी एम्बेसीज आपको देखने को मिलती हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स देखने को मिलती हैं, ये सारी आपको कहां पर देखने को मिलती हैं, दिल्ली में ही देखने को मिलती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर वाइटल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से पावर किसके पास होनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए। ऑपोजिशन आपको रीजनल पार्टी से देखने को मिलता है, और बर्डन ऑफ पुलिसिंग एंड फेडरल एडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको स्टेटहुड नहीं देना चाहिए। क्लैरिटी है। सो दिस वाज दिल्लीज स्टेटहुड। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, व्हिच इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इन इंडिया। नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं, फेडरलिज्म बेस्ड ऑन अनइक्वल पावर्स अमंग यूनिट्स। सो एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, कुछ आपको स्टेट्स ऐसी देखने को मिलती हैं जहां पर ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है, जैसे फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। अब फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल की अगर बात करते हैं, दोनों में स्टेट्स हैं, लेकिन उसको कुछ एडवांटेज या ऑटोनॉमस रीजन्स बना रखे हैं, जिसकी वजह से आपको ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलता है। सो अमंग द यूनिट्स यहाँ पर भी एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म की अगर बात करते हैं, इट इज एसिमेट्रिक इन नेचर। सो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस की अगर बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्टेट्स को दे रखी है, जो कि आपको आर्टिकल 371 के तहत देखने को मिलती है। अब ये स्पेशल प्रोविजंस दूसरी स्टेट्स को नहीं दे रखी, तो एक तरह से एसिमेट्रिक फेडरलिज्म आपको देखने को मिलता है। सो गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन स्टेट्स में दे रखी हैं। यूटीज की अगर बात करते हैं, तो अगेन चाहे वो विद लेजिस्लेचर है या विदाउट लेजिस्लेचर है, कुछ यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर है, जैसे आपको चंडीगढ़ देखने को मिलता है, लेकिन कुछ यूटीज विद लेजिस्लेचर है, तो वहां पर भी आपको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलता है। ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल्ड एरियाज, एज आई टोल्ड यू, कुछ स्टेट्स को यहाँ पर ऑटोनॉमी दे रखी है अंडर फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। तो कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर आप कह सकते हैं उनको स्पेशल पावर्स दे रखी हैं। इकोनॉमिक एसिमेट्री भी है, जैसे फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स। अब फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट्स हैं, क्या आपको लगता है हर स्टेट को इक्वल ग्रांट दी जाती है? नहीं, इट इज डिसाइडेड ऑन मेनी फैक्टर्स, जैसे पॉपुलेशन। अब जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादा फंडिंग दी जाएगी, यहाँ पर इकोनॉमिक एसिमेट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स, यहाँ पर भी आपको एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलता है। और कॉम्पनसेशन फॉर रेवेन्यू लॉस आफ्टर टैक्स डेवल्यूशन,
सो यहाँ पर आपको जीएसटी डेवल्यूशन, अगर हम जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज या इकोनॉमिक एसिमेट्री देखने को मिलती है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का फेडरलिज्म कैसा है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। क्लैरिटी है, ठीक है। सो दिस इज एसिमेट्रिक। ना रीजंस क्या हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक रीजंस। ऑब्वियस ही बात है भाई, जो ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करता है, जो ज्यादा बड़ी स्टेट है, वहां पर इकोनॉमिक एसिमेट्री एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। दूसरा, पॉलिटिकल और ग्रुप आइडेंटिटी फैक्टर्स, जैसे कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं जहां पर ऑटोनॉमी चाहिए, जैसे हम 5th और 6th शेड्यूल की बात करते हैं। अब ट्राइबल एरियाज हैं, आइसोलेशन में है, जिसकी वजह से उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए, तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है पॉलिटिकल एंड ग्रुप आइडेंटिटी फैक्टर्स। कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कुछ कस्टमरी लॉज और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए आर्टिकल 371 टू 371J जो प्रोविजंस देखने को मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर क्या कोशिश की गई है कि इन पर्टिकुलर सेक्शंस में कुछ स्पेशल कस्टमरी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उनको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ऑटोनॉमी दे रखी है। सो कुछ कल्चरल फैक्टर्स की वजह से भी आपको ये एसिमेट्री देखने को मिलती है। क्लैरिटी है? नाउ हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स देख लेते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो इंटीग्रेशन करी जाती है टेरिटरीज की इनटू यूनियन पोस्ट ब्रिटिश रूल। सो आर्टिकल 370 दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को, कुछ स्पेशल प्रोविजंस आपको देखने को मिलती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो यूटीज जो है दे आर टू स्मॉल टू बिकम स्टेट्स एंड कल्चरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उनको यूटीज में रखा गया है। कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से उनको डिस्टिंक्ट रखा गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। नाउ एज यू नो, जब नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया तो उस टाइम दो की फैक्टर्स विच इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है। सो इसीलिए हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विच इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। ना डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट्स, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर बैलेंस करना है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी में और रीजनल ऑटोनॉमी। गोल दोनों का ही क्या है? डेवलपमेंट करना और इफेक्टिव गवर्नेंस प्रोवाइड करना। ना मैकेनिज्म्स क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे इंटरस्टेट काउंसिल। ना इंटरस्टेट काउंसिल आपको देखने को मिलती है विच इज अंडर आर्टिकल 263, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो इंटरस्टेट काउंसिल है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं आसपास की स्टेट्स के, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक तरीका बनाया गया है विच इज नोन एज इंटरस्टेट काउंसिल। दूसरा, ऐसा ही आपको नीति आयोग देखने को मिलता है जिसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। इसका काम भी क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे लेके जाना। तीसरा, फाइनेंस कमीशन की अगर बात करते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 280। इसका काम क्या है? फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो यहां पर भी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल भी एक तरह से ओवरसी करती है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को, और यहाँ पर जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो दोनों कोलैबोरेटिव एफर्ट से ही जीएसटी कॉम्पनसेशन एंड सो फोर्थ करते हैं। जोनल काउंसिल्स आपको देखने को मिलते हैं जिसको एस्टैब्लिश किया गया है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा। यहाँ पर भी इंटरस्टेट कोऑपरेशन को फैसिलिटेट किया जाता है। कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स भी करी जाती हैं जिसमें जो इतनी भी पॉलिसी एरियाज हैं उसको सुपरवाइज करने के लिए यहाँ पर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लिए जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मैकेनिज्म्स जिससे कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ज्यादातर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनिटरी फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से आपको सेंट्रलाइजेशन ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोऑपरेशन की बजाय क्या हो जाता है? यूनिटरी सुप्रीमेसी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है। अब जो स्टेट्स हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती हैं सेंटर पे, तो हैवी रिलायंस आपको सेंट्रल असिस्टेंस पे देखने को मिलता है। तीसरा डिस्प्यूट या चैलेंज हम कह सकते हैं, इट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ना इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो कॉन्फ्लिक्ट है रिवर वाटर शेयरिंग पे, वो आपको हमेशा देखने को मिलता है। इंप्लीमेंटेशन जब सेंट्रल स्कीम्स की करी जाती है तो अनइवन इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलती है आपको स्टेट लेवल्स पे। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जैसे डाइवर्जेंट आइडियोलॉजीज आपको देखने को मिलती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जिसकी वजह से आपको मिसकंसेप्शंस देखने को मिलते हैं और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं देखने को मिलता है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में भी एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती है। अब लिस्ट तो बना दी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन वहां पर भी आपको डिस्प्यूट्स अराइज होते हुए दिखते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच इज एसोसिएटेड विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए? तो ये वे फॉरवर्ड बन जाता है। सबसे पहले प्रोएक्टिव मेजर्स लो, मतलब डायलॉग क्रिएट करो, यहाँ पर नेगोशिएशंस करो जिससे कि स्टेट्स को एक दूसरे पे ट्रस्ट हो सके। दूसरा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दो। तो फिस्कल ऑटोनॉमी क्या है? जिससे स्टेट फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करो। इसका मकसद क्या है कि जो ये निर्भर रहती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं यूनियन पे, ये निर्भर ना हो।
तीसरा, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की जाए स्कीम्स की। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज हैं वो एक स्टेट में ज्यादा हैं, एक स्टेट में कम है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन होनी चाहिए और यहाँ पर क्लैरिफाई किया जाए कि किसकी पावर्स किसके पास हैं, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी या डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम अराइज हो। ठीक है, सो दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड इन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्लैरिटी है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं विच इज 6th शेड्यूल। ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है 242, 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1। ना ये स्पेशल सिस्टम है किसके लिए? शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के लिए। ना यहाँ पर इट ग्रांट्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरियाज। ना की फीचर्स क्या है? अब 6 शेड्यूल के तहत क्या बनाई जाती हैं? ADCs विच इज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ना यहाँ पर 30 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं विच आर बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। ऑटोनॉमस रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, जो भी डिफरेंट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए आपको देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करते हैं तो हमेशा जो भी इवन द सेंट्रल लॉज दे आर एप्लीकेबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नर्स अप्रूवल। लिमिटेशंस आपको देखने को मिलती हैं पार्लियामेंट्री और स्टेट लॉज की। मान लीजिए कोई स्टेट लॉ यहाँ पर इन एरियाज में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर। ठीक है, जुडिशियल पावर्स हैं इनके पास। जो विलेज कोर्ट्स हैं वो एक्चुअली में ट्राइबल केसेस को देख सकती हैं। रेगुलेटरी पावर्स भी हैं, जैसे कंट्रोल ओवर स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स एक्सेट्रा। ऐसी टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन की पावर्स भी आपको देखने को मिलती हैं 6 शेड्यूल एरियाज में। ना एडवांटेजेस क्या हैं? तो एज आई टोल्ड यू, इनकी ऑटोनॉमस रीजन बन जाता है, ऑटोनॉमी ज्यादा है तो ऑटोनॉमस गवर्नेंस आपको देखने को मिलती है। जुडिशियल ऑटोनॉमी है, जैसे विलेज कोर्ट्स बनाई जाती हैं फॉर ट्राइबल केसेस। ऐसे ही रेगुलेटरी अथॉरिटी इनके पास है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है क्योंकि ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स लगा भी सकते हैं। और यहाँ पर प्रोटेक्शन करी जाती है ट्राइबल कल्चर की। तो एक तरह से ये ऑटोनॉमस रीजन्स बन जाते हैं। सो दीज आर ट्राइबल एरियाज जिनको कुछ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी गई है। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ना कंसंट्रेशन ऑफ पावर आज भी आपको स्टेट्स के पास देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ट्रू ऑटोनॉमी इनको नहीं दे रखी है। दूसरा, लेजिस्लेटिव डिलेज आपको देखने को मिलते हैं। अब गवर्नर का असेंट चाहिए, मान लीजिए कोई पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई होना है इस एरिया में, नहीं होना है, ये गवर्नर डिसाइड करता है। अब गवर्नर इसमें डिले कर देता है। ठीक है, तो आपको लेजिस्लेटिव डिलेज देखने को मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी, ना यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नेंस की दे रखी हैं और कुछ विलेज कोर्ट्स की भी दे रखी हैं, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, अब डिपेंडेंसी रहती है स्टेट या सेंट्रल फंड्स पे, तो एज सच इनके पास रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है। डेवलपमेंटल गैप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नो ग्रास रूट गवर्नेंस लाइक पंचायती राज, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एडहॉक प्लानिंग है, जिसकी वजह से कोई प्रोफेशनलिज्म आपको नहीं देखने को मिलता है। एंड इवन करप्शन और मिसमैनेजमेंट भी आपको देखने को मिलती है। अब जो ADCs बनाई जाती हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं, वहां पर भी आपको करप्शन और इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट आर लाइंग विद 6 शेड्यूल। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सबसे पहले आप ग्रास रूट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कीजिए, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए। अब जो 30 मेंबर्स हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव कीजिए, जैसे यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस करवाए, और फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करो, जिससे कि ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की तरफ मूव करें, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है तब तक एज सच ये ऑटोनॉमस रीजन्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड अंडर 6 शेड्यूल। ऐसे ही 5th शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 244 क्लॉज 1 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1 आपको देखने को मिलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको BD शर्मा ने कहा था ना। की जजमेंट्स की अगर बात करते हैं तो समत्था वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलता है। तो लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज रिमेन विद आदिवासीज। माइनिंग जो है अलाउ करी जाएगी ओनली बाय द स्टेट और ट्राइबल कोऑपरेटिव्स, और एम्फसाइज किया गया था सेल्फ गवर्नेंस पे। ठीक है, सो धिबार कमीशन ने यहाँ पर शेड्यूल एरियाज को क्राइटेरिया दिया है किस तरह से इसको लागू किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रीपॉन्डरेंस हो, मतलब ज्यादातर यहाँ पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन हो वो कौन हो, दैट इज ट्राइबल पॉपुलेशन। दूसरा, कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज होना चाहिए। तीसरा, अंडर डेवलपमेंट होनी चाहिए। चौथा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होनी चाहिए अमंग दी नेबरिंग एरियाज, और वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये दीज आर दी सम ऑफ द क्राइटेरियाज फॉर डिक्लेयरिंग अ शेड्यूल्ड एरिया। बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन क्या रहता है, एज सच कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिफाइन नहीं किया है। दूसरा, एम्बॉडीज प्रिंसिपल्स फ्रॉम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
राइट. सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया दैट डिक्लेयर शेड्यूल्ड एरियाज. तो यहाँ पर अंडर 5th शेड्यूल आपको क्या देखने को मिलता है, विच इज टैक, विच इज ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. टैक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज जहां जहां पर भी हैं वहां पर टैक की एस्टैब्लिशमेंट करी जाती है, जहां पर मैक्सिमम मेंबर्स आपको 20 देखने को मिलते हैं और जिसमें से 3/4 मेंबर्स क्या होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करेंगे. इसका काम ही क्या है, ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए कैसे एडवांसमेंट हो सकती है. यहाँ पर मैंडेटरी कंसल्टेशन है शेड्यूल्ड एरिया से. कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी है तो शेड्यूल्ड एरिया से, स्पेशली टैक्स से, विच इज ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से आपको परमिशन लेनी पड़ेंगी. और जो भी एडवाइस है इट इज नॉट बाइंडिंग बट मस्ट बी इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर होना चाहिए ना. गवर्नर का रोल क्या रहता है 5th शेड्यूल के तहत. सबसे पहले इनका काम क्या है, गवर्नर का रिपोर्ट करना और ओवरसाइट करना. एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर प्रेजेंट करी जाती है प्रेसिडेंट को, जो भी गवर्नर बनाता है. रेगुलेटरी पावर्स भी हैं इनके पास, जैसे रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रेगुलेट लैंड अलॉटमेंट, रिक्वायर प्रेसिडेंट्स असेंट फॉर न्यू रेगुलेशंस. ये सारी पावर्स गवर्नर के पास आपको देखने को मिलती है. और इसका काम क्या है, जो भी टैक है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से हमेशा परमिशन लेके ही कोई भी रेगुलेशंस बना सकता है. ठीक है, कंसल्ट टैक फॉर गवर्नेंस रेगुलेशंस, रिपील कर सकता है, अमेंड कर सकता है लॉज with TAC consultation and president's approval. So this is the prime functioning of governor under 5th schedule. ना कंसर्न्स क्या है ट्राइबल डेवलपमेंट के. सबसे पहले गवर्नर की पावर ज्यादा आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन द गवर्नर एंड द टैक. राइट. नेक्स्ट आप ट्राइबल इश्यूज जैसे एलिनेशन ऑफ लॉस ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, इसका एलिनेशन आपको देखने को मिलता है. इनकी डिस्प्लेसमेंट भी करवाई जाती है. एपथी है ऑफिशियल्स की, एज सच दे डू नॉट एम्पथाइज विद द ट्राइबल राइट्स. अट्रॉसिटीज और राइट्स की अगर बात करते हैं तो एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं ट्राइबल राइट्स में. और डेवलपमेंटल गैप्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो ट्राइबल एरियाज हैं ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाए हैं. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स इन ट्राइबल डेवलपमेंट. ऐसी मुंगेकर आपको कमेटी रिकमेंडेशंस देखने को मिलती है कि किस तरह से हम ये ट्राइबल एरियाज या शेड्यूल्ड एरियाज को डेवलप कर सकते हैं. तो सबसे पहले ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को एम्पावर करो. सो सेल्फ गवर्नेंस इज द नीड ऑफ द आवर. ना जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड करने के लिए आई एम सॉरी, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है वो एक लैंडमार्क केस बनाती हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहा गया है कि जब हम ट्राइबल एरियाज को डेवलप करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले सेल्फ गवर्नेंस को एम्पावर किया जाए. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी. सो यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो जिससे कि ये जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं इनकी मेन स्ट्रीमिंग हो सके. लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं. जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए. यहाँ पर जो गवर्नर का रोल है वो बेसिकली एनुअल रिपोर्ट्स की जो क्वालिटी है जो प्रेसिडेंट को दी जाती है, सो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है. और जो गवर्नर का रोल है वो एक एक्टिव रोल निभा पाए, जो टैक है या फिर जो एडीसीज हैं उसके साथ पूरा कोलैबोरेट कर सके, कंसेंसस मेकिंग कर सके. इसलिए गवर्नर का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो ये मुंगेकर कमेटी रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिलती हैं जो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्लैरिटी है. नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है विच इज पैसा एक्ट ना, विच इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज. तो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है पंचायती राज सिस्टम टू 5th शेड्यूल्ड एरियाज. तो 5th शेड्यूल में जो एरियाज आपको देखने को मिलते हैं वहां पर पंचायत की एक्सटेंशन करी गई है 1996 में. इसका की फीचर्स आप देख सकते हैं. इसको इट इज बेस्ड ऑन भूरिया कमेटी रिकमेंडेशंस, अप्लाइज टू 10 स्टेट्स, जहां पर भी आपको 5th शेड्यूल एरियाज देखने को मिलते हैं. और जिसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही बन जाती है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 243M आपको देखने को मिलता है. एंड इट इज रिजर्व्ड पोस्ट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्राइबल कम्युनिटी. सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी को बढ़ाना, सिंपल सी बात है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को इंक्रीज करना शेड्यूल्ड एरियाज में भी, इसलिए पंचायत की एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज में की गई. राइट ना, ग्राम सभा की पावर्स अंडर पैसा काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है. डेवलपमेंटल पावर्स क्या है ग्राम सभा की, सबसे पहले कोई भी अगर लैंड एक्वायर करनी है तो सबसे पहले अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, ग्राम सभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा. यहाँ पर लैंड एलिनेशन नहीं कर सकते हैं. तीसरा, अप्रूव डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर लागू करना है किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी. ऐसी कोई भी अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है चाहे कस्टम्स पे चाहे ट्रेडिशंस पे, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी कौन है, ग्राम सभा एग्जिस्ट करती है.
कोई भी वाटर, लैंड, फॉरेस्ट या मिनरल है उस पर ओनरशिप आपको ग्राम सभा की देखने को मिलती है। एंड इवन जो लोकल मार्केट है या मनी लेंडिंग एक्टिविटीज है उस पर भी कंट्रोल किसका रहता है, ग्राम सभा का कंट्रोल रहता है। तो आप कह सकते हैं अंडर पैसा एक्ट ग्राम सभा की जो पावर्स हैं वो काफी एक्सटेंसिव है। ठीक है, ओके। नाउ बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले गवर्नेंस, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए ये जो पैसा एक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे इवेंचुअली ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है, दैट मीन्स ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर किया गया है। सोशल जस्टिस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इससे कोशिश ये की गई है कि जो पॉवर्टी है, माइग्रेशन है, उसको हम रिड्यूस कर सकें, और जो एक्सप्लॉइटेशन करी जा रही है दूसरे लोगों के द्वारा, यहाँ पर ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है जिससे सोशल जस्टिस भी प्रिवेल करे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पर देख सकते हैं खाका कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खाका कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे जो स्मॉल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर जो लार्ज डैम्स के ओवर बनाई जा रही हैं उसको थोड़ा आप रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, पेनल्टीज लगाएं फॉर डिलेड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पैसा इंप्लीमेंटेशन। ग्राम सभा का जो कंसेंट है वो मैंडेटरी होना चाहिए लैंड एक्विजिशन में। यहाँ पर जो अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड है उसको ट्राइबल रीसेटलमेंट के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। रिटर्न एग्जॉस्टेड माइनिंग लैंड टू ओरिजिनल ओनर्स, जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको यहाँ पर जो एग्जॉस्टेड माइनिंग लैंड है वो उनको वापस कर दी जाए। तो ये कुछ आपको खाका कमेटी की रिकमेंडेशंस देखने को मिलती हैं। ऐसे ही विजय केलकर कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो अवॉइड सेलिंग अनयूज्ड लैंड फॉर फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन, तो जो फिस्कल डेफिसिट का रिडक्शन है वो जो अनयूज्ड लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन में। कुछ ट्राइबल राइट्स भी हैं, जैसे परमिट ओनली ट्राइबल्स टू एक्सप्लॉइट मिनरल रिसोर्सेज, जो भी मिनरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करे, ट्राइबल कम्युनिटी ही करे। इन्वेस्टिगेट कीजिए नक्सल केसेस विद जुडिशियल कमीशन। अवॉइड पॉलिसीज लाइक सलवा जुडुम फॉर एक्सट्रीमिज्म कंट्रोल। ये सलवा जुडुम जो बनाई गई थी, जो एक मिलिट्री आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो ट्राइबल ट्रस्ट है वो लूज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस फॉर पैसा इंप्लीमेंटेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं विच इज वन नेशन वन लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था लिबरेशन हीरोज के द्वारा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो इट इज अंडर विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई थी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की ना। करंट लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच इज हिंदी। रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी एक्सेट्रा। चैलेंजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम इतने मैसिव, इतने डाइवर्स कंट्री हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं कि वहां पर वन नेशन वन लैंग्वेज को फॉलो करना इट इज वेरी वेरी टफ ना। आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो सपोर्ट करते हैं वन नेशन वन लैंग्वेज को? सबसे पहले लिंगुअल यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, जिससे भाईचारा बढ़ेगा, सिंपल फ्रेटर्निटी स्ट्रेंथन होगी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो पाएगी। अब ये जो टाइम स्पेंट होता है ट्रांसलेशंस में वो कम हो जाएगा, है ना, तो एक तरह से गवर्नमेंट रेवेन्यूज स्ट्रेंथन होंगे। दूसरा, सर्विस डिलीवरी इजी हो जाएगी, स्पेशली इन हेल्थ सेक्टर। लैंग्वेज बैरियर्स ओवरकम हो जाएंगे एंड जिससे कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स बहुत इजीली हो पाएगा। तो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर। अगेंस्ट बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले, प्रियम्बल को ही आप वायलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की बात की गई है, तो यहाँ पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी कैसे होगी? नंबर 2, एक तरह से फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, क्योंकि जब हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं जहां पर राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज की बात की गई है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को पूरी हक दे रखा है, फंडामेंटल राइट दे रखा है कि वो अपनी मातृभाषा को प्रोटेक्ट प्रिजर्व कर सकते हैं। डाइवर्सिटी पे थ्रेट है, तो आप देख सकते हैं 19,567 मदर टंग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस डाइवर्सिटी में आपको थ्रेट देखने को मिलेगा। वायलेशन है फेडरल स्ट्रक्चर का, क्योंकि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं इट इज क्वाजी फेडरल नेचर, तो फेडरल स्ट्रक्चर पे आपको एक घात होता हुआ दिखेगा। एंड रिस्क है रीजनलिज्म और सेसेशनिज्म का, तो जो लोग इससे रेडी नहीं होंगे, जो कहेंगे कि नहीं हमें अपनी मातृभाषा को रिटेन करना है, तो वो क्या करना चाहेंगे? सिसीड करना चाहेंगे, मतलब इस कंट्री से अलग होना चाहेंगे। तो रीजनलिज्म और सेसेशनिज्म की भावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की? सबसे पहले कल्चरल आइडेंटिटी, अब हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो प्रिजर्व होता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एज आई हैव टोल्ड यू आर्टिकल 29 हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके तहत आपको आपकी लैंग्वेजेस या कल्चरल राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। नेशनल इंटेग्रिटी है, अब जो डाइवर्सिटी है वो हमारी यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है। और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, इम्पोजिशन ऑफ सिंगल लैंग्वेज वायलेट्स इंडिविजुअल फ्रीडम पे घात करता है। ठीक है जी, सो दिस वाज वन नेशन वन लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं विच इज इंटर स्टेट काउंसिल।
ना जब हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं विच इज अंडर आर्टिकल 263, उसको देख लेते हैं। तो आप आर्टिकल 263 के तहत देख सकते हैं, यहाँ पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट काउंसिल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनाना है बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ाता है। कॉम्पोजिशन की अगर बात करते हैं तो चेयरपर्सन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर प्रेजेंट एज मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूटीज एंड सेंट्रल मिनिस्टर्स रिलेवेंट टू डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। ना इसका फंक्शन ही क्या है, तो ऑब्वियसली बात है डेलिबरेट करना, डिस्कशन करना, डिबेट करना, ये सारा काम किसका है, इंटर स्टेट काउंसिल का एग्जिस्ट करता है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय, सबसे पहले लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल पावर। तो आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी बैकिंग कोई नहीं है, और जो इनकी रिकमेंडेशंस है वो नॉन बाइंडिंग है। इनफ्रीक्वेंट मीटिंग्स, इरेगुलर शेड्यूल डिलेज आपको देखने को मिलते हैं। अब मीटिंग वैसे एक साल में 3 बार होनी चाहिए, लेकिन एज सच नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आपको कोऑपरेशन का कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी नहीं देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट कोऑपरेशन, सो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट नहीं है, और यहाँ पर एक कंसेंसस बेस्ड डिसीजन पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय इंटरस्टेट काउंसिल। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क लाओ, मतलब एक प्रोवाइड करो स्टैट्यूटरी बेसिस, और इसकी रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग करो सबसे पहले। दूसरा, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, एनुअल शेड्यूल होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर एक शेड्यूल बना होना चाहिए कि इस दिन इस टाइम पे मीटिंग होगी, जिससे कि हम इसको रेगुलराइज कर पाए। दूसरा, कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब स्टेट पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, कंसेंसस बिल्डिंग हो पाए, जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम इंप्रूव कर पाए। दिस इज द वे फॉरवर्ड, राइट। एनहांस्ड रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सो आप देख सकते हैं ब्रॉडर मैंडेट आपको देखने को मिलेगा, बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये बढ़ाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करते हैं विच इज फिस्कल फेडरलिज्म। ना फाइनेंशियल रिलेशंस देखते हैं, जो फाइनेंशियल रिलेशंस है वो आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 268 टू 293, जो कि पार्ट 12 में आपको देखने को मिलता है। तो सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल डायनामिक्स को ही फाइनेंशियल रिलेशंस या फिस्कल फेडरलिज्म कहा जाता है। नाउ जीएसटी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया है अंडर आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल बिल बनाई गई है, जो कि 101st अमेंडमेंट से बनाई गई है। नाउ की रेवेन्यू मैकेनिज्म्स क्या है, अब जो टैक्सेस हैं दे आर डिवाइड बाय द सेंटर बट अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज। ऐसे ही ग्रांट एंड एड्स भी आपको देखने को मिलती हैं, कुछ स्टैट्यूटरी होती हैं और कुछ डिस्क्रिशनरी होती हैं। यहाँ से भी आपको फिस्कल फेडरलिज्म का की एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, जैसा आई हैव टोल्ड यू, जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 280 के तहत बनाई जाती है ना, फाइनेंस कमीशन का काम ही क्या है, ये जो फिस्कल फेडरलिज्म है इसको प्रमोट करना। ना किस तरह से यहाँ पर जो फाइनेंसेस हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये रिकमेंडेशंस कौन देता है, फाइनेंस कमीशन देता है। दो इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है क्योंकि रिकमेंडेशन दी जाती हैं, उसी तह पे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइनेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग दी स्टेट्स, राइट। सो आप देख सकते हैं की चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले डिसप्रोपोर्शनेट टैक्स डेवल्यूशन। ऑब्वियसली बात है कुछ स्टेट्स को ज्यादा यहाँ पर टैक्स दिया जाता है, कुछ ज्यादा फंडिंग दी जाती है एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स, तो इसलिए यहाँ पर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म आपको देखने को मिलता है। तो चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले श्रिंकिंग डेवल्यूशन, अब इंक्रीज सेस लगाया जा रहा है, सरचार्ज लगाया जा रहा है विच इज आउटसाइड द डिविजिबल पूल, मतलब जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, अगर सेस लगाया जाता है, सरचार्ज लगाया जाता है, तो वो सेस कौन रखता है, ओनली द सेंटर, उसको डिवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा, लोअर एक्चुअल टैक्स डेवल्यूशन डिस्पाइट एनहांस्ड शेयर, अभी फॉर द टाइमिंग 41% ऑफ द सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, एक्चुअल टैक्स डेवल्यूशन नहीं हो रहा है। दूसरा बोरोइंग कंस्ट्रेंट्स, अब 3.5% ऑफ जीएसडीपी बोरोइंग कैप्स फॉर स्टेट्स, अब इसकी वजह से क्या है, ऑफ बजट बोरोइंग होती है, तो यहां पर आपको चैलेंज देखने को मिलता है। जीएसटी लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट टैक्सेशन राइट्स अब किसके पास आ चुके हैं, सेंटर के पास आ चुके हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हुआ है। अब जीएसटी काउंसिल की जो डिसीजंस हैं, इट रिक्वायर्स 3/4 मेजॉरिटी, ठीक है। रेवेन्यू इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है, जैसे स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी रिसीविंग डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर्स, क्यों, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है। इसी की वजह से आप देख सकते हैं ये जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है थ्रू फाइनेंसेस काफी ज्यादा आपको डिस्प्रोपोर्शनेटली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे डिस्पैरिटीज भी हैं टैक्स डेवल्यूशन में, क्योंकि डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस, एज आई हैव टोल्ड यू, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादा फंडिंग दी जाती है, तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनको ज्यादा फंडिंग मिलती है एज कम्पेयर टू सदर्न स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। फिस्कल परफॉर्मेंस एक और क्राइटेरिया हो जाता है, जिसके बेसिस पे यहाँ पर टैक्स डेवल्यूशन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं वेट फॉर टैक्स रिड्यूस टू 2.5% अंडर 15th फाइनेंस कमीशन,
अर्लियर वेट वाज 17.5%। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो फिजिकल परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन था उसको रिड्यूस किया गया, परसेंटेज उसकी रिड्यूस कर दी गई है। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बिहार रिसीव 7.26 पर रुपी कॉन्ट्रीब्यूटेड, महाराष्ट्र गेट्स 8 पैसा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा डिस्प्रपोर्शन है टैक्स डेवल्यूशन में भी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले स्टेट ऑटोनॉमी बढ़ाइए, स्टेट की जो ऑटोनॉमस क्राइटेरिया है, जो बेसिस पे हम यहाँ पर इकोनॉमिक बाइफिकेशन कर रहे हैं, तो उसकी स्टेट ऑटोनॉमी बढ़नी चाहिए। दूसरा, फाइनेंस कमीशन के जो पैरामीटर्स हैं उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तीसरा, रेवेन्यू इम्बैलेंस को एड्रेस करने की जरूरत है और इंप्रूव करने की जरूरत है फिस्कल कोऑर्डिनेशन। क्लैरिटी है? सो दीज वर द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन फेडरलिज्म। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं 2023, 2022, 2021 एंड 2020। सो आप देख सकते हैं, डज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कंफर्म टू द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ इंडियन पॉलिटी? गिव रीजंस। दूसरा है, डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। टू व्हाट एक्सटेंट हैज दिस बॉडी बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द ऑब्जेक्ट? सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम रीड करके आए हैं। Do you think that there has been a gradual shift in the basis on which the demand for creation of new states have been raised in different regions in India? Explain. 2020 में आप देख सकते हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में बात की गई है। और दूसरा आपको देखने को मिलता है, डज फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया टेंड टू मेक इट अपीयर एज अ यूनिटरी स्टेट इन प्रैक्टिस? तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले 2023 का देखते हैं। सो इंडियन फेडरलिज्म एंड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। सो एज यू नो, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं वो क्वाजी फेडरल है, क्योंकि ज्यादातर फीचर्स आपको क्या देखने को मिलते हैं? यूनिटरी इन नेचर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ही ऐसा है, स्ट्रॉन्ग यूनियन लिस्ट आपको देखने को मिलती है। इमरजेंसी प्रोविजंस में भी यहाँ पर पावर किसके पास ज्यादा है? यूनियन के पास ज्यादा है। फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन भी आपको देखने को मिलता है, जो भी की टैक्सेस हैं उस पर कंट्रोल कौन करता है? सेंटर ही करता है। रोल ऑफ गवर्नर भी एक कंट्रोवर्शियल रोल हो जाता है, क्योंकि गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स देखने को मिलती हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की अगर बात करते हैं तो ज्यादातर जो केस लॉज हैं वहां पर भी फेवर किया गया है सेंट्रलाइजेशन को ही। सेंट्रीपीटल जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, जो भी नेशनल पार्टीज हैं, उसकी डोमिनेंस आपको पूरे इंडिया में देखने को मिलती है। फेडरल एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, कुछ फेडरल एलिमेंट्स भी हैं, ये तो सारे यूनिटरी फीचर्स थे, लेकिन कुछ फेडरल फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे स्टेट कंट्रोल ओवर स्टेटलेस सब्जेक्ट, इंटरस्टेट काउंसिल जो बनाई जाती है, फाइनेंस कमीशन जो बनाया जाता है, वहां पर आपको स्टेट्स का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप एक तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि यस, देयर इज अ लीनिंग टेंड टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, दो देयर आर मोर फीचर्स ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज कंपेयर टू दी स्टेट गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच इज इंटरस्टेट काउंसिल। बहुत सिंपल है, आपसे कॉम्पोजिशन के बारे में पूछा गया है, तो अभी हम रीड करके आए हैं। तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मेंबर्स आपको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स विद लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स यूटीज के, और 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। और बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत देखने को मिलता है। इसका काम ही क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना, रेकमेंड करना बेटर कोऑर्डिनेशन, एडवाइस करना है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, और फैसिलिटेट करना कंसल्टेशन, ठीक है। तो सक्सेस की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों ही देयर हैं। एक प्लेटफॉर्म बन जाता है डायलॉग करने का, डिबेट करने का बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स पे, उसको रिजॉल्व किया जाता है। रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि इस तरह से गवर्नेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इरेगुलर मीटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। एज सच कोई बाइंडिंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करती हैं। पॉलिटिकल डायनेमिक्स की वजह से ये जो आपको डिस्पैरिटीज हैं वो देखने को मिलती हैं। एंड एक तरह से ओवरलैपिंग बॉडीज हैं, जैसे नीति आयोग का काम भी यही है, ठीक है। तो एक तरह से ओवरलैपिंग पावर्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, यूनिटरी टेंडेंसीज। अगेन देखो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सो सेम क्वेश्चन 2023 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा लीनिंग किसकी टुवर्ड्स है? यूनिटरी के टुवर्ड्स ज्यादा लीनिंग आपको देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग यूनियन लिस्ट, रेजिडरी पावर्स किसके पास है? यूनियन के पास है। इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन 2023। देखो थीम सेम रहती है, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज से आप जज कर सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक में से कहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से रेपिटेटिव थीम्स हैं जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है,
ठीक है, so this is the same question that has been asked in 2023 as well as in 2020, right? So themes important हो जाती है that you have to discuss, right? So this was the topic all about federalism को हम complete कर चुके हैं. Now what you can do, as I've told you, जब भी आप सेशन देख रहे हैं तो सेशन को सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये माइंड मैप वाला जो फॉर्मेट है ये भी दिया जाएगा, और अगर आप प्रिंटेबल फॉर्मेट्स में ले सकते हैं वो भी आप ले सकते हैं. वहां से आप पहले कंटेंट को रीड कीजिए, उसके बाद आप सेशन देखने की कोशिश कीजिए, राइट? सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.